CH51, AP51 आदिल ओम की अनूठी जोड़ी। रात होते ही आदिल और ओम कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर आए। दोनों को कार से आसमान की सैर करनी थी। ओम के मन में सोचते ही कार हिलने लगी और कुछ ही सेकंड में वो जमीन से ऊपर उठकर बादलों के करीब आ गई। आदिल को पहली बार जादू के साथ ये काम करने में मजा आ रहा था। आदिल आज सारी टेंशनों को किनारे करके बादलों पर घूम रहा था, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। ओम आदिल से बोला कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आसमान पर इस तरह से आएंगे। आदिल भी खुश होते हुए बोला, हाँ बस बचपन में स्टोरी बुक्स में ही पढ़ा था। वो लेग अपने साथ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स भी साथ में लेकर आए थे। दोनों खाते खाते बातों में बिजी थे। आदि ओम से बोला, अलादीन की स्टोरी पढ़ी थी, अब देखो ये सब हकीकत में हो रहा है। गुलाम जिन है, जादुई शक्तियां हैं। ओम भी साथ देते हुए बोला, अलादीन के पास जादुई कालीन थी और तुम्हारे पास कार। आदिल कार में कायनात को याद करता है। इस पर ओम आदिल को समझाता है, अगर कायनात और तुम्हारी जोड़ी बननी लिखी है तो तुम लोगों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उंगली से खुद की ओर इशारा करते हुए बोला, मैंने ही तुम लोगों को मिलवाया था और वादा करता हूं कि मैं ही 2 बार मिलवाऊंगा। तभी अचानक कार की लाइट हल्की हो गई। आदिल ने देखा कि उसके पीछे की सीट पर उसका गुलाम जिन बैठा था। वो उससे यहाँ पर आने की वजह पूछता है। गुलाम जिन उसे समझाते हुए बोला, खतरा अभी टला नहीं है और वो शैतान जिन कभी भी आप पर अटैक कर सकता है। तभी आदिल को कुछ इंट्यूशन सी होती है, उसे लग जाता है कि खतरा है। गुलाम जिन भी हरकत में आ जाता है। आदिल अपनी पावर से ओम पर एक शील्ड बना देता है और खुद को भी एक पावरफुल शील्ड में पैक कर लेता है। अचानक से एक काला बादल नजर आता है और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। फिर एक झटके में वो शैतान में बदल गया। शैतान आदिल के ऊपर बिजली फेंकता है लेकिन आदिल उसके वार से बच जाता है। गुलाम जिन भी उस शैतान पर दूसरी तरफ से हमला करता है, आग के गोले बरसाता है। आदिल भी उस पर आग बरसाता है। दोनों तरफ से ही हो रहे हमले को शैतान झेल नहीं पाता है और उसका शरीर टूटकर खत्म हो जाता है। आदिल का जज उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। इस दौरान ओम की डर से हालत खराब हो गई थी। आदिल ओम की बुरी हालत देख उसे कार नीचे जमीन पर से चलने के लिए कहता है। ओम की कार उसी जगह पर वापस उतर आती है जहां पर वो पहले खड़ी थी। फिर दोनों आदिल के घर पहुंचते हैं। घर पर आते ही मोबाइल देखने पे दोनों जब सोशल मीडिया पर आसमान में हो रही आतिशबाजी की खबर से भरी हुई देखें तो दोनों एक बार को सकते में आ गए। दोनों को ही समझ नहीं आया कि ये कौन सी आतिशबाजी की बात हो रही है। समायरा भी इतनी देर में आदिल को आता देख उसके पास आ गई और पूछी, आप दोनों कहाँ थे? देखिए आसमान में क्या हो रहा था। किसी को अभी तक नहीं पता चल सका है कि ये हुज्जे क्या था। आदिल और ओम दोनों जब समायरा के फ़ोन पे वीडियो देखते हैं तो समझ जाते हैं कि माजरा क्या था। ओम टीवी ऑन करता है और न्यूज़ चैनल लगाता है। उस पर आसमान से निकलती आग जैसी आतिशबाजी और अंगारों के गिरने की खबर चल रही थी। सारे न्यूज़ चैनल पर बस यही दिखाया जा रहा था। साइंटिस्ट भी समझ नहीं पा रहे थे ये क्या है, क्योंकि उनके पास कोई भी धूमकेतु टूटने की खबर नहीं थी, ना ही इस तरह से आसमान में होने वाली एक्टिविटी की कोई जानकारी थी। ये हुआ क्या है? आदिल और ओम एक दूसरे का मुंह देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। समायरा ने चिंता जताई, आदिल भाई ये सब क्या है? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली? क्योंकि इससे पहले वो डिमोन का फेस आसमान पर नजर आया था। आदिल समायरा की चिंता दूर करने के लिए बोला, अरे बेटा तुम समझ नहीं पाओगी, ये साइंटिस्ट कुछ बताते थोड़े ही है, सब छुपा ले जाते हैं। उनको पता होगा ये सब क्या है। अभी रिसर्च हो रही होगी इस पर, बता देंगे जब अपने मतलब की बात निकाल लेंगे। ओह ये लोग ऐसा भी करते हैं? समायरा ने हैरानी के साथ कहा। फिर समायरा दोनों को गुड नाइट बोली और वहां से निकलकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद आदिल और ओम एक दूसरे के हाथ पर हाई फाइव किया और हंसने लगे। आदिल की शैतान के साथ लड़ाई हुई थी जिसको मीडिया वाले आसमान में हुई नेचुरल आतिशबाजी बता रहे थे। इनको सच्चाई का कुछ पता नहीं है, बस मन गढ़ंत कहानी पर कहानी बता रहे हैं लोगों को। ओम ने चुटकी ली तभी आदिल के फ़ोन को नोटिफिकेशन की रिंगटोन बजी। उसमें अधाना का मैसेज था। आदिल में फ़ौरन मैसेज को खोला और पढ़ने लगा। आयाना ने लिखा था, अगर उसके पास टाइम है तो प्लीज़ उससे मुलाकात कर लें, उसको कुछ ज़रूरी बात करनी है। आदिल ये मैसेज ओम को भी दिखाया। ओम आदिल को देखकर गंभीर होते हुए बोला, मिल लो अपनी एक्स से। और फिर आंख मारी, मगर आदिल ने सीरियस होकर सफाई पेश की, यार ऐसा नहीं है, मैंने ही उससे कहा था कि अगर कभी तुमको कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। हो सकता है कुछ ज़रूरी काम हो या फिर कोई परेशानी वाली बात हो, क्योंकि उसका हस्बैंड सही नहीं है। उसने तुमको बहुत बेवकूफ़ बनाया, भले ही दबाव में बनाया, लेकिन उसने गलत किया था। ओम ने सपाट रूप से बोला। आदिल ने फिर भी अयाना का पक्ष लेते हुए कहा, मैंने उसे माफ़ कर दिया है ओम, अब तुम भी कर दो, मेरे लिए ठीक है।
कल मैं उससे मिल लूंगा। ओम बात बदलते हुए अचानक आदिल से अलग सवाल कर दिया। आदिल यार प्लीज ये बताओ कि तुमको ये पावर कब और कैसे मिली, ये बात अभी तक समझ में नहीं आई मेरे। आदिल ने बात टालने की कोशिश की। मैं क्या बताऊं यार, बस मिल गई। फिर आदिल कुछ सोचा और अपनी अलमारी की सेफ से वुडन बॉक्स निकाल कर लाया और ओम को दिखाते हुए बोला, ये देखो। आदिल ये कहते हुए उस बॉक्स को ओम को पकड़ा देता है। ओम उस बॉक्स को अलट पलट कर देखता है, फिर पूछता है, ये बॉक्स क्यों दिया, क्या करना है इसका, यही है सब की जड़। आदिल ओम को जैसे ही ये बात बताया, ओम उस बॉक्स को गौर से देखने लगता है। क्या मतलब, तुम्हारा ये लकड़ा का डब्बा? समझ में नहीं आई तुम्हारी बात। आदिल उसके बाल में बैठते हुए बोला, जो शैतान तुमने देखा था वो इसी बॉक्स के पीछे हैं। आदिल के मुंह से इस बात को सुनते ही ओम को झटका लगता है। ये बॉक्स भाई, क्या है खास इसमें? जो वो शैतान इस छोटे से डिब्बे के पीछे पड़ा था, वो शैतान तो सिर्फ एक प्यादा था माय डियर, उसका आका तो कोई और है। और सिर्फ एक नहीं, इस दुनिया में कई शैतानी ताकतें इसके पीछे हैं। आदिल की हैरतअंगेज बात सुन ओम ने आदिल से कहा, यार बस करो, मुझे तो तुम्हारी बात से चक्कर आने लगा। आदिल उसके चेहरे से उड़ती हवाओं को देखते मुस्कुराते हुए बोला, तुम ही तो अभी पूछ रहे थे, इसमें एक ऐसी ताकत है जिससे दुनिया जीती जा सकती है। इस छोटे से बॉक्स में इतनी ताकत तो अभी तक तुमने इस बॉक्स को खोला क्यों नहीं आदिल? ओम ने बॉक्स हाथ में लेते हुए कहा। फिर ओम उसे खोलने के लिए उसे इधर उधर से देखने लगा। अगर ये बॉक्स खुल गया ना तो तबाही आ जाएगी ओम। आदिल ने ओम को समझाया, रख दो भाई इस डिब्बे को, यानी इस तबाही बॉक्स को। ओम मुंह बनाकर बोला तो आदिल उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया और उस बॉक्स को दोबारा अपनी अलमारी के सेफ में संभाल कर रख दिया। ओम मोबाइल देखते हुए बोला, ब्रो ये बताओ, तुमको ही क्यों चुना गया है इस काम के लिए? दुनिया में इतने लोग हैं, फिर तुमको क्यों? आदिल अपने कपड़े बदलते हुए बोला, यार ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि मुझे ही क्यों चुना गया है। मुझे इतनी शक्ति क्यों दी गई? मेरी मदद के लिए भी लोग हैं बट ये समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। मैं खुद इसी सवाल से परेशान हूं और उसमें उलझा हुआ भी। फिर ओम अपनी थियरी दिया, भाई तुम ना इतने अच्छे जो हो, और अच्छे लोग ही दुनिया को बचाते हैं बुरे लोगों से, इसलिए तुमको सेलेक्ट किया गया है मेरे हीरो। फिर जोर से बोला जैसे कि कोई अनाउंस करना चाह रहा हो, आदिल द पेट सुपर हीरो और ओम ग्रेट सुपर हीरो का दोस्त। इस बात पर दोनों ही हंस देते हैं। फिर दोनों बात करते करते सो जाते हैं। लेकिन अलमारी में रखे उस वुडन बॉक्स के अंदर कुछ हो रहा था। उससे हल्की हरी रोशनी निकलने की कोशिश कर रही थी और इस बात से अनजान आदिल और ओम दोनों ही बेखबर होकर सो रहे थे। ओम अपनी ख्वाबों की दुनिया में सैर कर रहा था, जहां पर वो अपनी जादुई ताकत से मजे कर रहा था। टिकट लगाकर सबको बादलों की सैर करवा रहा था। उधर आदिल भी कायनात के सपने में खोया हुआ था। उसे कायनात दिखाई दे रही थी। आदिल कायनात के साथ टहल रहा था। वो पेरिस घूम रहा था ख्वाब में। कायनात ने उसे माफ कर दिया था। दोनों ही खुशी खुशी घूम रहे थे और साथ में रह रहे थे। वो दुनिया भर की सैर कर रहा था और अपने प्यार की कस्में खा रहा था। उसे मोहब्बत से देख रहा था। लेकिन तभी बीच में उसका भाई गफ्फार और अनवर आ गया। आदिल ख्वाब में ही उनको देखकर डर गया। वो आदिल को डराते हैं, धमकाते हैं और कायनात से दूर रहने के लिए कहते हैं। फिर वो आदिल का हाथ छुड़ाकर कायनात को अपने साथ ले जाते हैं। आदिल ख्वाब में ही रोने लगा। तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसे सामने ओम और समायरा के साथ शोएब खड़े मिलते हैं, जो उसको देख रहे होते हैं। आदिल उन तीनों को इस तरह से खड़े देख डर जाता है और हड़बड़ा कर कहता है, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? फिर वो टाइम देखता है, सुबह के 11 बज रहे थे। ओम बोला, तुम अपने ख्वाब में कायनात को बुला रहे था, उसकी शादी होते हुए तुम नहीं देख पा रहे थे और तुम्हारी दर्द भरी चीख सुनकर हमें आना पड़ा। दोस्त को अकेला कैसे छोड़ें? उसकी ये बात सुनकर आदिल झेप गया। ओम की ड्रामेबाजी और आदिल की हालत देखकर शोएब और समायरा की हंसी छूट जाती है। फिर तीनों मिलकर आदिल का खूब मजाक बनाते। तभी आदिल जलट हो गया। उसे कुछ महसूस हुआ। उसने सोचा, इस घर में तो कोई भी बुरी ताकत नहीं आ सकती, तो ये इंट्यूशन क्यों हो रही है? आखिर आदिल को कब तक इन उलझनों से लड़ना होगा? क्या अब कायनात वापस उसकी जिंदगी में जा पाएगी या अब अयाना बनेगी उसकी हमसाकर? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया। CH52 एप 52 बुरा आभास। आदिल अपनी शक्ति से कमरा बंद कर देता है और लेट जाता है, लेकिन तभी उसके कमरे में धुआं भर जाता है। आदिल तुरंत उठ जाता है। वो समझ जाता है कि बेतलहम जिन आ रहा है।
कुछ ही सेकंड में बेतलहम जिन आदिल के कमरे में आ जाता है। वो आदिल से कहता है, आज तुमने काफ़ी बहादुरी दिखाई है और उस शैतान को वापस जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो दोबारा अटैक करेगा। मैं तुमको ऐसे शैतानों से लड़ने के लिए और पावर दे रहा हूँ जो तुम्हारे आगे काम आएगी। फिर बेतलहम जिन उससे आगे कहता है, तुमने उस ज्योतिष के कहने पर अपने दोस्त को तो बातें बता दी है, लेकिन मेरे बारे में तुमको कुछ भी नहीं बताना है। तुमको अपने मकसद में कामयाब होना है। मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा आदिल हर कदम पर। अब तुमको उस रास्ते को खोजना है जहां से ये सफ़र शुरू होगा, क्योंकि अभी तुम्हारा काम शुरू ही नहीं हुआ है। तुमको अपने आप को काफ़ी मजबूत बनाकर रखना होगा, दिमागी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। फिर वो आदिल को एक ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं, आदिल इसको अपने हाथ पर पहन लो और उतारना नहीं। बेतलहम जिन गायब हो जाता है। कुछ ही देर में आदिल और ओम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहां अपाना आदिल का वेट कर रही होती है। आदिल को देखते ही अधाना खुश हो जाती है। आदिल उसको आराम से बैठने के लिए कहता है। अयाना परेशान नजर आ रही थी। आदिल उससे पूछता है, अपाना क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रही हो? आदिल बात कर रही रहा था कि तभी ओम और अनुज भी वहां आ जाते हैं। ओम अयाना को देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। अनुज आदिल से कहता है, सर अगर कुछ ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे आप बता दें, बाहर रूम के बाहर ही हूँ। आदिल अनुज से कहता है वो उन तीनों के लिए खाने के लिए कुछ भेज दे। इतना कहने के बाद आदिल और अयाना में बात होने लगती है। जो बताती है कि उसका हस्बैंड उसको काफ़ी ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। उसकी इस बात पर ओम हंस देता है। अयाना और आदिल दोनों ही उसको एक साथ देखते हैं। इस पर ओम कहता है, अपाना तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही ही? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन तुम जो कह रही हो उस पर हंसी ही आ रही है। इस पर अयाना कहती है, तुमको मेरी तकलीफ पर हंसी आ रही है? तो ओम कहता है, तुम तो जैसे बड़ी सती सवित्री हो ना। मेरे सीधे साधे दोस्त को पहले बेवकूफ़ बनाया और अब दोबारा उसको उल्लू बनाने आ गई हो। आदिल सीधा है, मैं नहीं समझी। मैं तुम्हारी चाल अच्छे से जानता हूँ। तुम साइकोलॉजिस्ट हो ना, लेकिन मैं तुम्हारी साइकोलॉजी अच्छे से जानता हूँ। बहुत ही चालाक लड़की हो। देखो अयाना, आदिल को तुमने काफ़ी ज़्यादा लूटा था और उसके सीधेपन का फ़ायदा उठाया था, लेकिन अब नहीं। ओम को इन सारी बातों से आदिल रोकने की कोशिश करता है। ओम प्लीज़ चुप हो जाओ, वो ही रही है, देखो। इस पर ओम कहता है, आदिल अब इसकी वजह से ना अपने ऑफिस में मजाक ना बनवाऊं, ठीक है ना? पहले मैं इसके बारे में सारी छानबीन करवा लूंगा, उसके बाद ही इससे कोई बात होगी, क्योंकि मैं इसको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। ये अपने असली वाले बॉयफ्रेंड से मिलती श्री और क्या क्या बातें करती थी मुझे सब पता है। पहले तो तुमने यकीन नहीं किया था जब मैं तुमको बताया था। वीडियो बनाने के बाद ही तुम यकीन कर पाए। आदिल ओम की बात पर चुप हो जाता है और अयाना से कहता है, अधाना तुम अभी चली जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अभी ओम काफ़ी हाइपर है। अपाना ओम को घूरते हुए वहां से चली जाती है। इतनी देर में ऑफिस का बेल बॉय नाश्ता लेकर आ जाता है। ओम बिल्कुल शांत हो चुका होता है और आदिल से कहता है, चलो हीरो नाश्ता करो। वी अनुज को भी बुला लेता है। कहता है, अनुज भाई आज तुम हम लोगों के साथ नाश्ता करो। इस पर अनुज कहता है, सर मैं तो नाश्ता। इस पर आदिल उसको इशारा करता है कि चुप रहो और कुछ खा लो। अनुज समझा जाता है। फिर कहता है, हाँ सर बिल्कुल, मुझे आपके साथ नाश्ता करना अच्छा लगेगा। वो चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर कुछ देर के बाद आदिल का मैनेजर उसे मीटिंग के लिए बुलाने आ जाता है और आदिल उसके साथ चला जाता है। इधर ओम अनुज से कहता है, ये जो अभी लड़की थी इसके बारे में ज़रा पता करवाओ। ओम उससे कहता है, ब्रो ये लड़की बहुत चंड है। आदिल को इसने काफ़ी बेवकूफ़ बनाया है। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त दोबारा इसकी बातों में आए। अनुज ओम की बात समझ जाता है। कहता है, वो कंपनी के पर्सनल डिटेक्टिव को इस काम पर लगवा देगा। दोनों के बीच बात चल ही रही होती है कि ओम के पास उसके क्लाइंट का कॉल आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। उधर मीटिंग रूम में आदिल के पास मुफ्ती साहब का कॉल आ रहा होता है, लेकिन मीटिंग की वजह से वो कॉल को रिसीव नहीं कर पा रहा था। वो उनको मैसेज ड्रॉप कर देता है। वो कुछ देर में उनसे बात करता है, लेकिन आदिल मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर बात क्या है। मुफ्ती साहब कभी इतनी बार कॉल करते नहीं हैं। वो मीटिंग खत्म होने का इंतजार करने लगता है। वो बीच मीटिंग से उठ नहीं सकता था। टीम प्रेजेंटेशन दे रही थी। आदिल की नज़र बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। उसका ध्यान प्रेजेंटेशन पर नहीं था। जैसे ही वो खत्म हुआ आदिल तुरंत उठक बाहर जाने लगा। मीटिंग में मौजूद मैनेजर्स उससे बात करना चाहते थे, लेकिन आदिल ने कहा, प्लीज़ आप लोग मेरा कुछ मिनट वेट करें, मैं अभी आता। इतना कहकर वी मीटिंग रूम से निकलकर अपने केबिन में आ जाता है और तुरंत मुफ्ती साहब को कॉल
करता है। आदिल का कॉल उठाते ही वो कहते हैं, आदिल सब कुछ ठीक है? इस पर आदिल कहता है, जी मुफ्ती साहब, लेकिन हुआ क्या? तो मुफ्ती साहब कहते हैं, मुझे सत्तार हाउस से कुछ अलग तरह की ताकत का एहसास हुआ। मैं जब फजर की नमाज पढ़ रहा था तो अचानक से उसी दौरान ही मेरा दिमाग तुम्हारे घर चला गया कि वहां पर कुछ अलग हो रहा है। इस पर आदिल उनसे कहता है, मुफ्ती साहब वहां तो कोई बुरी शक्तियां नहीं आ सकती है, फिर से पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुफ्ती साहब कहते हैं, नहीं आदिल, कुछ तो अलग हो रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तुम्हारे घर आता हूं, शाम को तुम घर पर ही रहना। जी मुफ्ती साहब, मैं टाइम पर घर पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर वो फ़ोन रख देते हैं। लेकिन आदिल को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ होता। वो दिमाग तो अपना लगाता है क्योंकि सोकर उठने के बाद उसको भी कुछ एहसास हुआ था, लेकिन उसने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। अगर मुफ्ती साहब ने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपने शक्ति से सत्तार हाउस देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वहां ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन फिर भी उसको लग रहा होता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गड़बड़ तो है। इन्हीं कश्मकश में सोचते हुए वो मीटिंग रूम में वापस आ जाता है और प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कशन में लग जाता है। वो अपने मन में कहता है, उसे अपने काम पर भी फोकस करना है, नहीं तो कंपनी कैसे काम करेगी। ये सोचकर वो सब कुछ भूलकर काम में बिजी हो जाता है। शाम के 4 बाज रहे थे। आदिल घड़ी में टाइम देखता है और तुरंत ओम को कॉल करता है। वो उससे कहता है, ओम तुम जहां पर भी हो तुम घर पहुंची? ओम कहता है, हाँ मेरी मीटिंग थी, अब खत्म हो गई है, बस आ रहा हूं। इधर आदिल भी ऑफिस से घर के लिए निकल जाता है। मुफ्ती साहब सत्तार हाउस पहुंच चुके होते हैं। उनके पास शोएब बैठा होता है, वो उसे बातें कर रहा होता है। इतनी देर में आदिल भी घर पहुंच जाता है। आदिल मुफ्ती साहब से उनका हालचाल पूछता है, लेकिन वो उनका चेहरा देखता है, वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। आदिल उनसे अपने कमरे में चलने के लिए बोलता है और वो शोएब से कहता है, अभी ओम आने वाला होगा, उसे मेरे कमरे में ही भेज देना। ठीक है भाई। इतना कहकर वो अपने काम में बिजी हो जाता है। मुफ्ती साहब आदिल के कमरे में जैसे ही पहुंचते हैं, उनको एक शक्ति का एहसास होता है। आदिल, तुम्हारे कमरे में ही वो पावर मुझे महसूस हो रही है। आदिल भी घबरा जाता है। वो कहता है, मुफ्ती साहब, लेकिन कमरे में ऐसा कुछ है भी नहीं। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में वुडन बॉक्स का ख्याल आता है। वो मुफ्ती साहब से कहता है, मुफ्ती साहब वो लकड़ी का बॉक्स। तो वो भी तुरंत उसको निकालने के लिए आदिल को कहते हैं। आदिल जैसे ही अपनी अलमारी खोलता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आदिल की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसकी अलमारी में धुआं सा भरा होता देखकर वो डर जाता है। मुफ्ती साहब तुरंत आदिल के पास आ जाते हैं। वो भी देखकर चौंक जाते हैं। आदिल भी अपनी पावर के साथ एक्शन में आ जाता है और मुफ्ती साहब जैसे ही कुछ पढ़ते हैं, उनके पढ़ते ही कई गुलाम जिन आदिल और मुफ्ती साहब पर एक घेरा बना देते हैं। जब ये सब हो रहा होता है, सब कुछ रुक जाता है। मुफ्ती साहब काफ़ी तेज आवाज़ में कुरान की आयतें पढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो पढ़ रहे होते हैं, पहले तो उस बॉक्स से धुआं तेजी के साथ बाहर आता है, लेकिन फिर वो धीमा हो जाता है। उनके पड़ने के साथ जिन्नों का घेरा बढ़ता ही जा रहा था। आसमान की काले बादलों ने धर लिया था। दिन में भी अंधेरा होने लग रहा था। आसमान में कई शैतानी चेहरे उभर रहे थे। आदिल को लगने लगा था कि आज कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। शायद सब कुछ यहीं खत्म हो रहा है। आदिल अपनी पावर से भी सब सही करने की कोशिश में लगा था। उसको पता चल गया था कि ओम आ रहा है। उधर ओम जैसे जैसे कार चलाकर आ रहा था, उसे सब कुछ रुका हुआ नजर आ रहा था। उसको ये माजरा समझ से परे हो रहा था। ये हो क्या रहा है? मैं तो चल रहा हूं, लेकिन सब कुछ स्टॉप क्यों हो गया है? जो जहां खड़ा था वो वैसे ही खड़ा था। सब कुछ स्टैच्यू था, लेकिन ओम नहीं। वो हल्का हल्का बुदबुदाने लगा। यार, कहीं आदित्य ने कुछ पंगा तो नहीं ले लिया है, या फिर मैं मर तो नहीं गया हूं? कहीं मैं किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं पहुंच गया? उसको अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से आदिल ने उसको टेलीपैथी से उससे बात की। ओम घबरा गया। आदिल ने कहा, ओम में आदिल, तुम इधर उधर कुछ मत देखो और सीधे घर आओ। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी से आओ। हाँ, मैं बस पहुंच गया। ओम आदिल के घर के बाहर ही था। वो तुरंत कार से उतरा और भगते हुए अंदर आ गया। वहां पर भी सब रुका हुआ था। वो दौड़कर आदिल के कमरे की तरफ भागा। वहां का माहौल देखकर वो घबरा गया। आदिल ने उससे कहा, देखो ये क्या हो रहा है। वो भी तुरंत आदिल के बगल में आ खड़ा होता है और अपनी ताकत को यूज करने का प्रयास करने लगता है। मुफ्ती साहब और आदिल की शक्तियों ने मिलकर उस धुएं का निकलना बंद कर दिया। जैसे ही वो रुका, पूरे घर में हल्का सा भूकंप का एहसास हुआ। क्या सब कुछ तबाह हो गया? क्या मोड़ लेगी ये कहानी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए।
पे सुपर पावर्स की दुनिया CH-53 AP-53 आदिल के पिता के कमरे का राज। पूरे घर में हल्का सा भूकंप का एहसास हुआ और फिर सब नॉर्मल हो गया। मुफ्ती साहब थक चुके थे और वो सोफे पर जाकर बैठ गए। उन्होंने अपने सभी गुलाम जिन्नों का शुक्रिया अदा किया और वहां से जाने को बोल दिया। ओम को माजरा समझ में नहीं आ रहा था। उधर आदिल भी काफी घबराया हुआ था। उसने वो बॉक्स उठाया और सेफ में रख दिया और मुफ्ती साहब के पास जाकर बैठ गया। लेकिन ओम को ये माजरा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था, कब हुआ, क्यों और कैसे। ये सारे सवाल उसके दिमाग में कूद रहे थे। आदिल उसका चेहरा देखकर समझ गया, इसके पास इतने सवाल हैं और ये लाइन से मुझसे पूछने वाला है। आदिल ने अपना ध्यान ओम से हटाकर मुफ्ती साहब पर किया। उसने उनको पीने के लिए पानी दिया जिससे वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। घर पर भी सब नॉर्मल हो गया था। एक सर्वेंट भी आदिल के कमरे में मुफ्ती साहब और उसके लिए चाय लेकर आ गया। ओम की तो जैसे हवाइयाँ उड़ रही थी, सब कुछ सर के ऊपर से ही जा रहा था। अभी तो सब कुछ रुक गया था, फिर नॉर्मल कैसे हो गया? और सब तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी को कुछ नहीं मालूम। सब लोग अपना काम पहले की ही तरह करने लगे, लेकिन उसको लग गया था कि कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। यो बिल्कुल खामोश रहता है। मुफ्ती साहब आदिल से कहते हैं, आदिल देखी मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको समझाने की कोशिश करना। जी मुफ्ती साहब प्लीज़ आप बताएं। आदिल ओम को देखते हुए मुफ्ती साहब से ये बात कहता है। मुफ्ती साहब कहते हैं, बुरा वक्त करीब आ रहा है, तुमको सब कुछ सही करना होगा और किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना होगा और ये बॉक्स अब तुम्हें यहाँ से भी सेफ प्लेस पर रखना होगा। इस पर आदिल कहता है, मुफ्ती साहब इसमें से धुआं निकला कैसे? क्योंकि इसकी चाबी मेरे पास है और ये आज तक नहीं खोला गया है। तो इस मुफ्ती साहब कहते हैं, इस बॉक्स में जो भी है उसकी शक्ति बढ़ रही है क्योंकि ब्लड मून निकलने का टाइम नज़दीक आ रहा है। अब तुमको यहाँ से भी सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी जिससे ये अपनी ताकत को और ना बढ़ा सके। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसकी शक्ति बढ़ रही है और जो लोग इसको पाना चाहते हैं वो इसकी ताकत को ही लेना चाह रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? आदिल उनकी बात काफ़ी गौर से सुन रहा था। वो अपना सिर हिलाता है। मुफ्ती साहब कहते हैं, तुम समायरा और शोएब को यहाँ से बाहर भेज दो और अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले लो कुछ वक्त के लिए, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता। आदिल उनकी बात से एपी करता है। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, तुम परेशान ना हो, शैतान हमेशा हारता है। ओम भी मुफ्ती साहब की बातें सुन रहा था। तभी आदिल के कमरे में शोएब तेजी के साथ आया। वो तेजी से बोलता है, आदिल भाई आपने देखा क्या? तो इस पर आदिल कहता है, क्या हुआ शोएब, क्या बात हो गई? तुम इतनी तेजी के साथ कहाँ से आ रहे हो? शोएब तुरंत कमरे के पर्दे हटाता है और बालकनी का गेट खोलता है। देखें भाई ये क्या हो रहा है? मुफ्ती साहब, आदिल और ओम तीनों ही तेजी के साथ बालकनी पर आ जाते हैं। वो सभी आसमान को देखकर हैरान हो जाते हैं। आसमान पर कई शैतानी चेहरे उभरे हुए थे। पूरा आसमान हरे रंग का हो रहा था। मुफ्ती साहब आदिल एक दूसरे का मुंह देखते हैं। ओम भी ये सब देखकर हैरत में पड़ चुका था क्योंकि कुछ दिन पहले भी आसमान में ऐसा ही कुछ नजर आया था। आदिल शोएब को बालकनी से अंदर लेकर आ जाता है, फिर कहता है, देखो शोएब घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बादल है, कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी शेप ले लेते हैं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फिर आदिल उससे कहता है, तुम समायरा के पास रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूं तुम लोगों के पास। उसकी बात सुनकर शोएब कमरे से चला जाता है। उसके जाने के बाद मुफ्ती साहब कहते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ रही है आदिल, देखो शैतानी ताकतें भी अपनी पावर्स बढ़ा रही हैं। जी मुफ्ती साहब मुझे कुछ ऐसा ही करना होगा। आदिल मुफ्ती साहब से सहमत था। मुफ्ती साहब कहते हैं, मैं अपने गुलाम जिच्चों से इसके बारे में पता करवाता हूँ, लेकिन तुम उस बॉक्स को रखने की कोई दूसरी जगह देखो जो यहाँ ये भी सेफ हो। इतना कहकर वो चले जाते हैं। अभी तक ओम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। आदिल ओम को देखता है, फिर उससे शोएब के कमरे में चलने के लिए कहता है। दोनों ही शोएब के रूम में आ जाते हैं। शोएब समायरा के पास बैठा हुआ होता है। आदिल भी उनके पास जाकर बैठ जाता है। वो दोनों से ही कहता है, देखो तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? इस पर शोएब कहता है, भाई में तो नहीं थे लेकिन समायरा परेशान हो रही है। तो आदिल समायरा के सिर पर हाथ रखते हुए कहता, बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? तो इस पर वो कहती है, भाई उस दिन भी मैंने इसी तरह से आसमान में फेस देखा था और जब मैं बेहोश हो गई थी, जो मैंने आपको बात बताई थी, उन सब वजहों से डर लग रहा है। तो आदिल कहता है, एक काम करते हैं, हम सब लोग पेरिस चलते हैं, कुछ महीने वहीं रहते हैं और तुम लोगों
को मेरा बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करना है ना, मैं भी ऑफिस से लीव ले लेता हूँ। इस पर समायरा थोड़ी तिरछी निगाहों से आदिल को देखती है। हम भाई पेरिस क्यों? अभी तक तो आप कहीं जा नहीं रहे थे, फिर ये अचानक से पेरिस? तो ओम हल्का सा अपना गला खराश करता है। समायरा समझ जाती है, ठीक है भाई, फिर सब लोग पेरिस ही चलते हैं। ठीक है, तुम लोग चलने की तैयारी शुरू कर दो, मैं राधा आंटी को भी बोल देता हूँ वो तैयारी में लग जाएं, क्योंकि हम लोग कम से कम 2 महीने तो वहां पर रहेंगे। शोएब आंखें चढ़ाकर कहता है, 2 महीने? लेकिन क्यों भाई, मेरे एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। तो आदिल इस पर कहता है, वो सब ऑनलाइन है, कहीं से भी दे दो। और हाँ, पेरिस में जो अपना अपार्टमेंट है तुम उसके केयरटेकर को भी बता दी कि हम लोग आ रहे हैं। ठीक है भाई, शोएब थोड़ा सा मुंह बनाकर कहता है। इतना कहकर वो ओम को कमरे में चलने के लिए बोलता है। ओम आदिल के पीछे पीछे चल पड़ता है। तभी समायरा शोएब से फुसफुसा कर कहती है, अरे वहां पर कायनात है, समझो बात को। तो उसकी बात सुनकर दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। कमरे में आदिल कुछ सोच रहा था। अचानक से उसे वो डायमंड याद आता है जो उसकी मॉम का था। बेतलहम जिन ने उससे कहा था कि वो हीरा उसको सर्च करने में मदद करेगा। आदिल अब ये सोच रहा था कि उस बॉक्स को अब कहाँ रखा जाए जो वो यहाँ ये ज़्यादा सेफ हो। आदिल ओम से कहता है, यार ये बॉक्स किसी ऐसी जगह पर रखना है जो यहाँ ये भी सेफ हो। तो ओम के मुंह से निकल जाता है, बार देख लो, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ही। तुम पूरी ताकत के साथ अपनी पावर्स का यूज करो। आदिल भी कहता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपनी ताकत का सही से यूज नहीं कर रहा हूँ जैसे मुझे करना चाहिए। उसके दिमाग में फिर से डैड के रूम आ जाता है। वो ओम से कहता है, मेरे दिमाग में कई बार डैड का रूम आ चुका है, हालांकि मैंने वहां कई बार जाकर देखा, लेकिन ऐसा वहां कुछ नहीं है। तो इस पर ओम कहता है, इस बार फिर से जाओ और अपनी पावर्स का सही ये इस्तेमाल करो। मैं भी तुम्हारे साथ उनके रूम में चलता हूँ। आदिल उसकी बात से एग्री हो जाता है और इस बार वो उस डायमंड की मदद से सर्च करने की कोशिश करने की सोचता है। आदिल ओम से इस बारे में बात करता है और दोनों ही डैड के कमरे में आ जाते हैं। दोनों ही अपनी अपनी पावर्स यूज कर रहे होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाए, लेकिन दोनों की ही पावर्स बेकार जाती है। ओम आदिल से उस डायमंड रिंग को निकालने की कहता है। आदिल, तुम इस हीरे के जरिए रूम को देखने की कोशिश करो। आदिल उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। वो अपनी मॉम की डायमंड रिंग के जरिए रूम देखने लगता है। उसे ऐसा खास कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। वो निराश हो जाता है। तो इस पर ओम कहता है, तुम फिर से हर कोने में देखो। आदिल दोबारा कोशिश करता है। अचानक उसकी नजर किताब की एक अलमारी पर पड़ती है। उसके पीछे उसे कुछ नजर आता है जो नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आ रहा होता है। वो फिर से उस डायमंड के जरिए देखने की कोशिश करता है। उसे फिर से यो चीज दिखाई देती है। वो तेज आवाज में कहता है, ओम मुझे कुछ नजर आ रहा है। ओम एक्साइटेड होकर पूछता है, किधर बताओ, मैं उधर साइड जाता हूँ। वो नॉर्मल नजर नहीं आ रहा है, बस इस हीरे के जरिए ही दिखाई दे रहा है। तो ओम इस पर कहता है, ठीक है, तुम उसके जरिए ही आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। आदिल कहता है, तुम इस बुक शेल्फ को पहले खिसकाओ। ओम उसकी हेल्प करता है उसके डैड की बुक शेल्फ को हटाने में। आदिल को उस हीरे के जरिए वहां पर एक होल नजर आ रहा होता है। वो ओम से कहता है, मुझे एक छेद नजर आ रहा है, लेकिन वे सामने से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आदिल दोबारा उस हीरे के जरिए उस होल के पार देखने की कोशिश करता है और अपनी ताकत से उस पर जोर लगाता है। अचानक से एक तेज आवाज होती है। उस आवाज को सुनकर आदिल और ओम दोनों की डर जाते हैं। दोनों तेजी के साथ पीछे हटते हैं और वहां घर एक खुफिया दरवाजा उभर कर सामने आ जाता है। आदिल इसे देखकर सच हो जाता है। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके डैड के कमरे में ये खुफिया दरवाजा है। जोम भी सन था। इस तरह से दरवाजे को देखकर आदिल चेयर पर बैठ जाता है। ओम उससे कहता है, आदिल चलो तो देखो क्या है अंदर। आदिल अपना सिर हिलाता है और चेपर से उठ जाता है और दरवाजे के पास जाता है। फिर वो अपनी शक्ति से उस दरवाजे को खोलता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, एक तेज रोशनी निकलती है। उस रोशनी को देखकर आदिल और ओम दोनों की ही आंखें बंद हो जाती है और वो दोनों ही उस रोशनी में गुम हो जाते हैं। जैसे ही आदिल और ओम दरवाजे के पार जाते हैं, दरवाजा तेजी के साथ अपने आप ही बंद हो जाता है और यो बुक शेल्फ भी अपनी जगह पर सेट हो चुकी होती है जैसे वो पहले थे। कमरे को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि अभी वहां पर कुछ हुआ है। उधर आदिल और ओम दोनों ही रोशनी की तरफ तेजी के साथ खींचे चले जा रहे थे। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी रोशनी से भरी सुरंग में तेजी से साथ जा रहे हैं। अचानक से उनको एक तेज झटका लगता है
और वो एक जंगल जैसी दिखने वाली जगह पर पहुंच चुके होते हैं। इस दौरान दोनों का ही सिर तेजी के साथ घूम रहा था और वो लोग एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं। आदिल और ओम दोनों ही थोड़ा रिलैक्स करते हैं। जब उनकी आंखें सही से खुलती है तो वो अपने आप को उस जगह पर देखकर स्तब्ध हो जाते हैं। आदिल को ये समझ नहीं आ रहा था, उसके हैद के रूम में वो सीक्रेट दरवाजा और फिर वो रोशनी की सुरंग, और अब ये जगह उसकी समझ से परे हो गया था। ओम भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिर क्या हो रहा है। ओम आदिल से पूछता है, अरे यार ये कहाँ आ गए, तुम्हारे डैड के रूम से ये सुरंग निकलकर यहाँ क्यों आई गई है, और ये जगह कौन सी है, मेरे तो सिर के ऊपर से सब कुछ जा रहा है। तुम्हारे डैड वैसे चीज़ क्या थे यार जो अपने कमरे में इतना बड़ी सीक्रेट छुपा कर रखा हुआ था। क्या माजरा है इस सब के पीछे और दोनों किस जगह पहुंच गए हैं, जानने के लिए सुनते रहिए। सुपर पावर्स की दुनिया CH54 एप 54। आदिल के पिता जिंदा हैं? यार ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि मेरे घर में और डैड के कमरे में सीक्रेट डोर है जो इस जगह पर आकर निकलता है। आदिल भी चिंता जताया दोनों एक दूसरे के साथ सीधे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा था। आदिल और ओम बस चलते जा रहे थे, दूर दूर तक बस पेड़ और पहाड़ की दिखाई दे रहे थे। बीच में कुछ गिलहरियां और खरगोश उनको दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा नहीं नजर आ रहा था। आदिल अपनी शक्ति से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कोई मदद नहीं मिल पाती है। दोनों ही चलते चलते काफी थक चुके होते हैं और टीले पर जाकर आदिल और ओम बैठ जाते हैं। ओम कहता है, भाई ये तो ना जीव दिखाई दे रहा है ना कुछ और, पता नहीं क्यों तुम्हारे डैड ने इसके लिए सीक्रेट डोर क्यों बना दिया था। बूढ़ा आदमी कहता है, ये जगह हमारी है और इसके बारे में बाहरी दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। ये जिन और जिन्नातों का गांव है और हम लोग यहाँ पर सदियों से रहते आ रहे हैं। आदिल जैसे ही उसके मुंह से जिन और जिन्नात सुनता है वो हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है, आप सभी लोग जिन है? तो वो शख्स हाँ में सिर हिलाता है। आदिल उससे है रानी के साथ पूछता है, आप लोगों के पास इतनी पावर्स है, फिर आप लोग इस परेशानी को खुद से सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे? तो वो जिन कहता है, हमारे पास ताकत तो है, लेकिन जो हमारे ऊपर ऐसा जुल्म कर रहा है उसके पास हमसे ज़्यादा ताकत है। हम उसके ताकत के सामने कुछ नहीं है। जिसने अभी अंगारों की बारिश की वो हमारी दुनिया के साथ तुम्हारी दुनिया पर भी राज करना चाहता है। हम लोग मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे हैं। अब तुमसे ही हमारी उम्मीदें हैं। मैं तो एक ह्यूमन हूँ, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? तो वो कहता है, जैसे अभी तुमने की थी, अपनी शक्तियों से जो तुमको मिली हुई हैं। हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कि तुम कब यहाँ आओगे और उस शैतान को हराओगे। आदिल उसकी बात सुनकर सन्न रह जाता है, कहता है, आप ये कैसे जानते हैं कि मैं ही हूँ वो शख्स जो इस शैतान को हराएगा? वो शख्स आदिल को इशारे से बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद आदिल और ओम दोनों ही जमीन पर बिछे एक मखमल के गद्दे पर बैठ जाते हैं। वो शख्स आदिल से कहता है, तुमको हमारी मदद के लिए ही ऊपर वाले ने भेजा। ओम को उन दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो इधर उधर देख रहा था, पूरा घर खाली था, सिर्फ उसी कमरे में वो गद्दा बिछा हुआ था जिस पर वो लोग बैठे हुए थे। तभी एक छोटा बच्चा एक लकड़ी की प्लेट में खाने के लिए कुछ लेकर आता है। उस प्लेट में फ्रूट्स रखे हुए थे। ओम फ्रूट्स को देखते ही उनको उठाकर खाने लगता है। ओम ये क्या कर रहे हैं? डोंट बिहेव लाइक दिस, आदिल ओम को घूर कर कहता है। ओम चुपचाप बैठ जाता है। वो जिन आदिल को बताता है कि उस बूढ़े जिन ने उसको एक मैसेज भी भेजा था कि आदिल आकर उनकी मदद करे। आदिल को याद आने लगता है कि उसके पास एक जलता हुआ पंख आया था जिसकी भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी और उसको उसने अपने गुलाम जिन से पढ़वाया था। वो उससे पूछता है, वे जलते हुए पंख में मैसेज आपने भेजा था? आदिल को धीरे धीरे सब समझ में आ रहा था। आदिल उस गांव के बारे पूछता है। वो बूढ़ा जिन उसे सब कुछ बता रहा होता है कि कैसे वो लोग यहाँ पर अच्छे से रहते थे। फिर उन्हीं के बीच का एक जिन शैतानी जिन्नों के पास चला गया और उनका आका बन गया। वो हम लोगों को तबाह कर देना चाहता है। इस जगह का वो नामो निशान मिटा देना चाहता है, लेकिन एक शख्स की मदद की वजह से हम लोग अभी तक एक सही सलामत है। उसके यहाँ रहने के कारण हम लोगों को थोड़ा सुकून है। वो बड़ा अल्लाह वाला है, उसकी नेकियों की वजह से ही हम लोग यहाँ पर रह पा रहे हैं, नहीं तो अब तक ये जगह जल चुकी होती। आदिल और वो बूढ़ा जिज आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है जो आदिल का नाम पुकारती है। ओम सबसे पहले मुड़कर देखता है, उसकी चीख निकल जाती है। जैसे ही आदिल पीछे पलटकर देखता है, वो सन्न रह जाता है। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही होता है, आंखें से आंसू बहने लगते हैं। वो शख्स और कोई नहीं आदिल के हैद
होते हैं, वो भागकर अपने डैड के गले लग जाता है और उनके चेहरे को छूने लगता है। उसकी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके हेड बरसों से उसके साथ नहीं थे, वो यतीम था। वो अपने डैड को गले लगकर तेज तेज रोने लगता है। उसके डैड उसकी गले से लगा लेते हैं और उसको चूमते हैं। मेरे बेटे मत रो डैड, आप हैं, हम लोगों से इतने सालों से जुदा क्यों थे? और आपको हम लोगों की याद नहीं आती थी? हम लोग आपके बिना कैसे थे? आप नहीं जानते हैं, मैंने समायरा और शोएब को कैसे पाला है। आपको नहीं पता है हेड, आपने ऐसा क्यों किया? आदिल उनके गले लगकर बस रोता ही जा रहा था और सवालों की झड़ी शुरू की हुई थी। आदिल रोते रोते बेहोश हो गया। उसकी अपने आप पर कंट्रोल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज अपने दिल के सारे गम बाहर निकाल रहा है, सारी तकलीफें अपने डैड को बता रहा है। इतने सालों से जैसे उसको कोई सुनने वाला नहीं था, जिसको वो अपनी बातें बता सकता था। वो बहुत अकेला था, उसको समझाने वाला भी कोई नहीं था। आदिल के हेड और वो बूढ़ा जिक्र से एक भी स्तर पर लिटा देते हैं। ओम भी उस वक्त से रहा था से आदिल की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो एक छोटे से बच्चे की तरह सवक्त हो गया था। जिस तरह से छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को कुछ घंटे ना देखे तो रोने लगता है, वैसे ही हालत आदिल की भी इस वक्त हो रही थी। आदिल के डैड ओम को अपने पास बुलाते हैं और उसको भी गले लगा लेते हैं। ओम उनके गले लगे लगे ही उनसे कहता है, अंकल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके बगैर आदिल बहुत अकेला हो गया था। उसने सब कुछ अकेले ही मैनेज किया। वो भी बहुत बड़ा नहीं था परिवार, बिजनेस, सब कुछ उसने अकेले ही देखा। आप जिंदा है और किसी की भी नहीं मालूम। लेकिन अंकल आपने ऐसा क्यों किया? आपको ऐसा नहीं करना था। आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत थी। हर बच्चे को अपने माँ बाप की ज़रूरत ज़िंदगी के किसी ना किसी पहलू में ज़रूर होती है। और आपको जिंदा है, फिर आप कैसे मर गए? मतलब ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आदिल के डैड ओम के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा तुम आराम से बैठो, मैं तुम लोगों को सब कुछ बताऊंगा। इतना कहकर वो वहां से उठ जाते हैं और उस बुए आदमी से कहते हैं, आप आदिल के पास ही रहें जब तक उसको होश नहीं आ जाता। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। वो ओम से भी आदिल का ख्याल रखने के लिए कहते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं। ओम के मन में बस यही चल रहा था, आदिल के हेड जिंदा है, सही सलामत है। फिर भी उन्होंने आदिल, समायरा और शोएब के साथ ऐसा क्यों किया? वो इन तीनों को छोड़कर क्यों चले गए? क्या वजह थी जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? आखिर क्या वजह थी जो ये अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चले गए? ओम भी वहीं आदिल के पास लेट गया और उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। ओम को भी लेटे लेटे नींद आ गई और वो भी सो गया। लेकिन ओम के सोने के बाद आदिल को हल्का हल्का होश आने लगा था। वो पूरी तरह से होश में नहीं था, बस उसके मुंह से एक शब्द ही निकल रहा था, डैड डैड, जा आप जिंदा हो, डैड आप जिंदा है। लेकिन हम लोगों से दूर क्यों थे? हैद आप हम लोगों से दूर क्यों? आदिल बेहोशी की हालत में बस यही बार बार रिपीट कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी आदिल के पास में ही बैठ था। यो वहां से उठकर अंदर जाता है और आदिल के लिए पानी लेकर आता है। आदिल की गर्दन को धीरे से उठाकर उसको पानी पिलाता है। लेकिन आदिल अभी भी पूरे होश में नहीं था। बूढ़ा आदमी भी आदिल की इस हालत में काफी दुखी था। वो आदिल के सिर पर बार बार हाथ फेर रहा था, जैसे उसे आदिल की काफी ज्यादा फिक्र हो। आदिल बेहोश की हालत में था, लेकिन आंखों से आंसू पर बहते जा रहे थे। उसकी आंखों सूज गई थीं, चेहरा भी लाल हो रहा था। कुछ देर के बाद आदिल हल्के हल्के होश में आ जाता है। वो कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है तो वहां ओम के अलावा कोई नहीं था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो सपने में था और अभी सोकर उठा है। उसे लग रहा था कि डेंड को भी उसने अपने ख्वाब में देखा है, क्योंकि उस वक्त वो घर खाली था। कोई नहीं था वहां, सिर्फ ओम, जो बहुत ही गहरी नींद में था। आदिल खड़ा होता है और बाहर निकलकर अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाता है। यहां भी उसे कुछ नजर नहीं जा रहा था, क्योंकि उस वक्त हल्की शाम हो गई थी, अंधेरा छा रहा था। वो दोबारा उस घर के अंदर आ जाता है और उसी बिस्तर पर बैठ जाता है जहां पर ओम सो रहा था। तभी किसी के चलने की आवाज आदिल को सुनाई देती है। फिर कुछ ही मिनट में उस कमरे में एक लड़की दाखिल होती है। उस लड़की ने अपना चेहरा इका हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें ही आदिल को नजर आ रही थी, लेकिन आदिल उस लड़की की आंखें देखता रह गया। आजकल इतनी खूबसूरत आंखें उसने नहीं देखी थी। आदिल की कंपनी के साथ कई मॉडल्स और हीरोइंस ने काम किया है, साथ ही वो दुनिया घुमा हुआ है, लेकिन आज तक ऐसी आंखों वाली लड़की नहीं देखी। उस लड़की की आंखें तराशी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने उन आंखों को बड़ी ही करीने से बनाया है। उसकी आंखें ना काली थी और ना ही
नीली उन आंखों में कई रंग थे जैसे वो उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। अचानक से वो लड़की आदिल के होश वापस लाते हुए बोलती है, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आप लोगों को भूख लगी होगी, आप लोग खा लें। बाबा अभी बाहर गए हैं, वो बाद में खा लेंगे। तभी अंदर से एक छोटा सा लड़का भी उस कमरे में आ जाता है, जिसके हाथ में पानी का जग था। वो जग जमीन पर रख देता है। लड़की भी खाने की एक बड़ी सी प्लेट आदिल के सामने रखती है और आंखों के इशारे से आदिल को खाना खाने के लिए कहती है। आदिल भी खाने के लिए बैठ जाता है। उसे जोरों की भूख भी लगी थी। वो ओम को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ओम काफी गहरी नींद में था। आदिल जब खाने के प्लेट से कपड़ा हटाता है तो हैरान हो जाता है। उस प्लेट में ना जाने कितनी तरह की खाने की डिशेज थी और सबकी सब दिखने में लाजवाब लग रही थी। आदिल उस लड़की से कहता है, आप खाना नहीं खाएंगी? तो वो कहती है, नहीं अभी नहीं, इस गांव की सभी औरतें अपने शौहर के साथ ही खाना खाती हैं। ओह आपकी शादी हो चुकी है? तो वो औरत कहती है, जी ये जो छोटा सा लड़का बाहर खोलने गया है वो मेरा ही है। आदिल उससे बातें करते करते खाना खा रहा था और उस गांव के बारे में उससे पूछ रहा था। वो उस औरत का नाम पूछता है तो वो अपना नाम रजिया बताती है। हम लोग इस गांव में काफ़ी वक्त से है, लेकिन हमारा आपकी दुनिया में आना जाना रहता है। हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारी दुनिया में एक ऐसा शैतानी जिन है जिसने हम लोगों का जीना मुहाल किया है, और वो भी कुछ इंसानों के साथ मिलकर। लेकिन मेरी नज़र में वो इंसान ना होकर हैवान है जो बुराई का साथ दे रहे हैं। रजिया आदिल को धीरे धीरे सब कुछ बता रही थी। आदिल उससे कहता है, क्या वो बेतलहम जिनको जानती है? आदिल के पिता सचमुच जिंदा हैं या फिर वो सिर्फ ख्वाब देख रहा था? जानने के लिए सुनते CH55 आदिल की नई दुनिया। तो वो तुरंत आदिल से सवाल कर लेती है, तुम उनको कैसे जानते हो? आदिल रजिया को उसके साथ हुए सारे इंसिडेंट को बता देता है और उसकी दी हुई ताकतों के बारे में भी। तो रजिया आदिल को बताती है, जैसे तुम इंसानों में पूरे मुल्क का मुखिया होता है, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी सरदार होता है, और वो बेतलहम जिन है। हम सब लोग उनका ही कहना मानते हैं, हम लोग उनसे मिल नहीं सकते हैं। इस पर आदिल तुरंत बोल उठता है, मैं तो उनसे मिलता हूँ। तो मुस्कुरा कर कहती है, तुम खास हो ना, इसलिए ऊपर वाले ने तुमको चुना है हमें उस शैतान जिन से निजात दिलाने के लिए। आदिल उससे बातें करते ही जा रहा था। वो उससे पूछता है, उसकी फैमिली में कौन कौन है? तो रजिया बताती है, उसके 4 भाई बहन है, उसके बाबा है, उसका बेटा और उसका शौहर है। वीर रजिया के शौहर के बारे में पूछता है तो वो कहती है, उसके शौहर बाहर निकले हुए हैं, अभी कुछ ही देर में वो घर आ जाएंगे। अचानक से लाल नग वाली अंगूठी उसे कुछ दिखाने लगती है। पूरा सीन बन जाता है आदिल की आंखों के सामने। घर पर तो आफत मधी हुई थी। समायरा ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। शोएब भी काफ़ी परेशान दिख रहा था। उनके पास पुलिस भी खड़ी थी। राधा आंटी आदिल और ओम के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में करा रही थी। आदिल हैरान था, वो लोग पिछले 3 दिन से यहाँ पर हैं, लेकिन उनको पता ही चला। उसको ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही घंटे हुए हैं। वो जल्दी से ओम को उठाने की कोशिश करता है और रजिया से कहता है, मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना होगा, नहीं तो गजब हो जाएगा। उसके भाई और बहन रो रो कर बेहाल है। तो रजिया भी परेशान होकर कहती है, हाँ तुमको जाना चाहिए। तब तक ओम भी उठ चुका था। रजिया उसको अपनी एक अंगूठी उतार कर देती है और देते हुए बोलती है, इसको पहन लो, तुम सीधे अपने घर पहुंचोगे, और जब तुमको यहाँ आना होगा तब तुम इस अंगूठी में लगे मोती को हिला देना, वापस यहाँ आ जाओगे। आदिल उससे वो अंगूठी ले लेता है। आदिल ओम का हाथ पकड़ता है और उस अंगूठी में लगे मोती को हिलाता है। वो कुछ ही सेकंड में अपने घर के कमरे में था, लेकिन वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कई दिनों मजदूरी कर रहा है। वो अपना कमरा खोलकर तुरंत नीचे लोम्बी में आ जाता है, जहां पर समायरा और शोएब बैठे थे। दोनों के चेहरे मुरझाए हुए थे। आदिल को देखते ही समायरा और शोएब दोनों ही खड़े हो जाते हैं। बिना घर के मेन दरवाजे से आए उनका भाई आखिर आया कहाँ से? समायरा तुरंत भागकर आदिल के पास आ जाती है और गुस्से में कहती है, कहाँ थे आप? पिछले 3 दिन से कहाँ थे? आदिल कहता है, मैं तो यहीं था, मैं कहाँ जाऊँगा। तो शोएब उनके पास आकर कहता है, नहीं आप घर पर नहीं थे, हम लोगों ने पूरा सर्च कर लिया था। आपका मोबाइल आपके कमरे में था, साथ में ओम भाई का मोबाइल भी यहीं था, वो भी आपके साथ गायब थे। आप अचानक से कहाँ गायब हो जाते हैं बिना बताए? आपको शायद आइडिया नहीं है कि हम लोग कितना ज़्यादा परेशान थे।
आज बहुत ही मजबूरी में पुलिस को बुलाना पड़ा, आपके गुम होने की कंप्लेन करवाई है। ओम भी तब तक नीचे हॉल में आ चुका था। वो आदिल का साइड लेते हुए कहता है, तुम लोगों ने एक रूम में शायद नहीं देखा। शोएब अपना गुस्सा थोड़ा कम करता है। ओम भाई, कहाँ नहीं देखा, हम लोगों ने हर जगह देखा। नहीं, तुम लोगों ने अपने डैड के रूम में नहीं देखा। हम लोग वहां पर थे और हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम लोग इतना परेशान हो जाओगे। वहां पर हम लोग कुछ जरूरी काम में इतना बिजी हो गए थे कि रूम से निकल नहीं पा रहे थे। तभी ओम ने एक सर्वेंट को बुलाया। वो सर्वेंट धीरे से ओम के पास आया। ओम ने उसे घूरते हुए कहा, बताओ इन लोगों को कि तुम हमारे लिए वहां पर खाने के लिए लेकर आते थे और हमने तुम की किसी को भी बताने के लिए मना किया था। यो सर्वेंट ओम की इस बात से सहम गया। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। ओम ने फिर से उसे घूरते हुए इशारा किया तो उसने झूठ बोलते हुए कहा, जी सर, आप सही कह रहे हैं, सर ने बताने के लिए मना किया था। इतना कहकर वो सर्वेंट वहां से चला गया। आदिल इस वक्त ओम का चेहरा देखने लगता है। शोएब उन दोनों से गुस्से में आकर कहता है, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना था, हम लोग काफी ज्यादा ही परेशान थे। ओम कहता है, अच्छा बाबा, माफ कर दो। समायरा से भी आदिल माफी मांगता है। ओम समायरा से सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, बेटा, भाई को कुछ खिलाओगी? जी बिल्कुल भाई। वो हंसते हुए किचन में चली जाती है। आदिल शोएब से कहता है, पुलिस ऑफिसर को कॉल करके बता दो कि हम लोग गायब नहीं थे। जी भाई। वो अपना फ़ोन निकालकर पुलिस ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि भाई गायब नहीं थे, बस वो किसी काम में बिजी थे। वो हमें बताकर गए थे, लेकिन हमें बताना भूल गए थे। इतनी देर में समायरा वहां वापस आकर कहती है, चलिए आप लोगों के लिए खाना लगा दिया है। आदिल शोएब और समायरा के साथ डाइनिंग रूम में बला जाता है, लेकिन ओम उस सर्वेंट के पास जाता है और उसको शुक्रिया बोलता है। वो उससे कहता है, तुमने मेरे कहने पर झूठ बोला। अगर तुम झूठ नहीं बोलते तो तुम्हारे आदिल साहब बड़ी परेशानी में आ सकते थे। ओम अपनी जेब से अपना पर्स निकालता है और उसको पैसे निकाल कर देता है। पहले तो वो ओम से पैसे लेने के लिए मना कर देता है, लेकिन ओम उससे गुजारिश करता है कि नहीं, तुम प्लीज ले लो, आज तुमने उसके लिए बड़ा काम किया। तब वो खुशी खुशी से लेता है। ओम उससे प्रॉमिस लेता है कि ये बात वो किसी को बताएगा नहीं। तभी समायरा की आवाज सुनाई देती है, ओम भाई, कहाँ है आप? खाना ठंडा हो रहा है। ओम भी कहता है, बेटा, बस आ गया। इतना बोलकर वो वहां से डाइनिंग रूम में आ जाता है। टेबल पर शोएब आदिल से पूछता है, भाई आप हैद के रूम में क्या कर रहे थे? तो आदिल को समझ में नहीं आता है कि उससे क्या कहे। तो ओम तुरंत बोल उठता है, कंपनी का एक पुराना प्रोजेक्ट था, उसके बारे में बात कर रहे थे। उससे रिलेटेड सारी डिटेल उसी रूम में थी, इसीलिए उसे सर्च किया और डॉक्स पढ़ रहे थे, काफी ज्यादा बड़ी फाइल। ओम एक सांस में सारी बातें बोल डालता है। आदिल ओम का बस चेहरा ही देखता रह जाता है। आदिल सोचने लगता है, इसके दिमाग में बातें कितनी तेजी से आती है, कितनी जल्दी से ये बातें बनाता है। ओम अपने काम के सिलसिले में घर से निकल गया और आदिल भी मसरूफ हो गया था। उसकी नज़र अपनी लाल नग की अंगूठी पर नहीं गई, उसमें कुछ हरकत हो रही थी, लेकिन आदिल अपने काम में इतना बिजी था कि उसको काम के अलावा उस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो अंगूठी किसी तरह का इंडिकेशन आदिल को दे रही थी, लेकिन आदिल का ध्यान वहां पर नहीं गया। वो अपने लैपटॉप में तल्लीन था। कुछ ही देर के बाद अनुज आदिल के पास आ जाता है, सारी फाइल्स लेकर। वो आदिल से पूछता है, सर, आप कहीं गए थे क्या? नहीं तो, मैं घर में ही था, बस कुछ ऐसे काम थे जिनको करना काफ़ी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने किसी के फ़ोन कॉल्स भी नहीं लिए। अनुज भी आदिल के साथ काम में लग जाता है। फिर अनुज आदिल को बताता है कि वो कुछ दिन छुट्टी पर रहेगा। तो आदिल उससे पूछता है, कहीं बाहर घूमने जा रहे हो? तो अनुज हंसकर जवाब देता, नहीं सर, मेरी शादी हो रही है। ओह याओ, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है, कब है शादी? तो अनुज आदिल को शादी की डेट बताता है। फिर चीरे से कहता है, सर क्या आप मेरी शादी में आएंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, जरूर आएंगे, तुम बुलाओ तो सही। आदिल हंसकर जवाब देता है, क्यों नहीं सर, आपको को तो सबसे पहले कार्ड देंगे। मेरे घर में रिवाज है कि शादी का कार्ड घर आकर ही दिया जाता है, तो हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स आएं। इस पर आदिल तुरंत जवाब देता है, मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। तुम ऐसा करो, इस वीकेंड पर अपने पेरेंट्स के साथ आ जाओ, साथ में डिनर करेंगे और उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। जी सर, ये तो आपकी मेहरबानी है। नहीं तो हम जैसे मामूली से मैनेजर को आप जैसे कंपनी के मालिक पूछ रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत है।
नहीं अनुज, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूँ। मेरी कंपनी का हर एम्प्लॉय मेरी फैमिली है, मैं उनको अलग करके नहीं देखता। जी सर, थे तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं, कुछ फिर भी नहीं। तुम वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, बरा। इतना कहकर आदिल काम में बिजी हो गया। तभी उसकी नज़र बाहर गई। आसमान को अचानक से काले बादलों ने घर लिया था। अनुज ने भी देखा और कहा, सर अभी तो मौसम बिल्कुल सही था, ये अचानक से मौसम कैसे बदल गया। आदिल को समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन आदिल ने अनुज से कहा, मौसम का क्या, वो तो बदलता ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे मौसम और ख़राब होने लगता है। आसमान में बिजली चमकने लगती है, तेज हवाएं चल रही होती है। अनुज उठकर बालकनी का दरवाज़ा बंद कर देता है और पर्दा डालने लगता है तो आदिल उसे मना कर देता है। वो वापस आकर काम करने लगता है। आदिल की नज़र अपनी अंगूठी पर जाती है, उसमें लपटें नज़र आ रही थीं। वो तुरंत अपने कमरे से बाहर आता है और गौर से अपनी अंगूठी देखता है। वो समझ जाता है कुछ होने वाला है। वो तुरंत ओम को कॉल करता है, लेकिन ओम का कॉल नॉट रीचेबल आने लगा। आदिल और परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बाहर था, लेकिन उसको ये भी पता था कि अगर कुछ होता भी है तो देख लेगा। उसके पास शक्तियां हैं। अनुज भी बाहर आ जाता है। और मोबाइल में आदिल को लाइव न्यूज़ दिखाने लगता है। तो तुरंत आदिल अपने कमरे में जाता है और टीवी ऑन करता है। अनुज तुरंत न्यूज़ लगाता है। लाइव न्यूज़ में दिखा रहे थे कि किस तरह से बदलते मौसम ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। वेदर स्पेशलिस्ट यही बता रहे थे कि हमारे पास इस तरह से मौसम को लेकर कोई फोरकास्ट नहीं था, ना ही सैटेलाइट ने कुछ दिखाया कि मौसम में बदलाव होगा। तभी न्यूज़ चैनल के कैमरामैन ने अपना कैमरा आसमान की तरफ कर दिया। वहाँ अजीब अजीब चेहरे बनने शुरू हो चुके थे। अनुज हैरान था, सर ये क्या हो रहा है, मैंने तो कभी इस तरह का कुछ नहीं देखा। हाँ, याद आया, कुछ टाइम पहले भी आसमान में कुछ शैतानी फेस बने थे, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आया। आदिल उसको बातें बनाते हुए कहता है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ये सब हो सकता है, कुछ ना कुछ होने वाला है। आदिल और अनुज बातें कर ही रहे होते हैं कि आदिल के फ़ोन की रिंग बज उठती है। वो फ़ोन उठाता है तो मुफ्ती साहब की कॉल थी। आदिल कमरे से उठकर बाहर आ जाता है। वो तुरंत उनको सलाम करता है। फिर मुफ्ती साहब उससे कहते हैं, तुम आ गए। आदिल को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर वो दोबारा आदिल से कहते हैं, मुझे पता है, तुम कहाँ गए थे। आदिल उसकी बात सुनकर सन रह जाता है। मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात समझा नहीं। बेटा आदिल, तुम अभी जहाँ गए थे मुझे मालूम है। आदिल उनकी बात सुनकर शांत हो जाता है। फिर मुफ्ती साहब आगे बोलते हैं, तुमने आसमान में बनने वाले चेहरे देखे। हाँ मुफ्ती साहब, वो तुम्हारे लिए इंडिकेशन है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि तुम उसके काम में रुकावट डालने के लिए उस जगह पर गए थे। वो आगे कहते हैं, बेटा तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखो और अभी इन पर ज़्यादा फोकस ना करो, क्योंकि ये तुमको डराने के लिए सारे हथकंडे अपनाएंगे। हो सके तो तुम अपने गुलाम जिन से कहो कि वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। जी मुफ्ती साहब, आदिल उनसे ये बात कहता है। फिर मुफ्ती साहब आदिल से कहते हैं, मैं तुमको एक एड्रेस भेजता हूँ, वहाँ पर आकर तुम मुझसे मिलो। मुझे तुमको कई बातें बतानी है, जिनको बताने का सही वक्त आ चुका है। आदिल मुफ्ती साहब की बात सुनकर हैरान था। मुफ्ती साहब आदिल को कौन सी राज की बात बताने वाले हैं, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।